सुहानी कॉलेज के गेट की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि युवराज सर की मॉम। कुछ देर तक यही सब सोचने के बाद सुहानी को याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है। ये याद आते ही सुहानी तेजी से अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगती है। सुहानी इतने सारे सस्पेंस को देखकर बहुत इरिटेट हो गई थी। वो नीचे देखते हुए बड़ी तेजी से चल रही थी। चलते हुए सुहानी खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, कहाँ मैं हंसते खेलते शिमला आई थी। सोचा था कि खूब पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनूंगी, लेकिन यहाँ तो लाइफ किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो गई है। पहले ही उस पद्मिनी और साई का सस्पेंस कम था क्या, कि अब विवेक के मम्मी पापा का मर्डर और युवराज सर के साथ क्या हुआ था, ये क्वेश्चन भी सामने आ गए। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने से अच्छा तो मैं खुद ही विशिंग वेल के अंदर कूदकर मर जाऊं। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सुहानी सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा जाती है। उस शख्स के टकराकर सुहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है, तभी वो शख्स सुहानी का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। सुहानी अब उस शख्स का एक हाथ पकड़े हवा में लटकी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही थे। डर से सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सुहानी को इस तरह से देखकर आसपास के स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। स्टूडेंट्स के हंसने की आवाज़ सुनकर सुहानी अपनी आंखें खोलती है और खुद को किसी के सहारे हवा में लटका हुआ पाती है। स्टूडेंट्स को अपने ऊपर हंसता हुआ देख सुहानी एम्बेरस हो जाती है। जब वो अपने सामने देखती है तो उसकी नज़र उस शख्स पर जाती है जिससे कुछ पल पहले वो टकराई थी। उसे देखते ही सुहानी और भी घबरा जाती है। उस आदमी ने अभी तक सुहानी का हाथ पकड़ रखा था और उसे ही देखे जा रहा था। वो आदमी और कोई नहीं अर्नव था। अर्नव के साथ गोपाल भी वहीं खड़ा था। अर्नव एक झटके में सुहानी को अपनी तरफ खींच लेता है। अर्नव के ऐसा करने पर सुहानी उसके करीब चली जाती और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। एक पल के लिए अर्नव और सुहानी बहुत करीब आ जाते हैं। अर्नव की नज़र फिर से सुहानी के चेहरे पर ठहर जाती है, लेकिन अगले ही पल सुहानी अर्नव से अपना छुड़ाकर कुछ कदम पीछे हो जाती है। अर्नव भी एम्बेरस होकर सुहानी से अपनी नज़रें हटा लेता है। सुहानी नर्वस होकर अर्नव से कहती है, सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए ऐसे। अर्नव ने सुहानी को बड़बड़ाते हुए आते देखा था। उसे भी अब सुहानी पर हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी खामोशी आ जाती है। सुहानी अर्नव के वहां होने की वजह से जा नहीं पा रही थी। अर्नव वहां से जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो सुहानी से बातें करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात करे। गोपाल को भी अर्नव का एटीट्यूड देखकर उस पर शक हो रहा था। इसी बीच वहां निशा और विवेक भी आ जाते हैं और उनकी नज़र उन सुहानी और अर्नव पर जाती है। निशा शक भरी नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए विवेक से कहती है, विवेक, तुम्हें नहीं लगता कि ASP सर को हमारा कॉलेज कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है? विवेक मुंह बनाकर कहता है, क्या मतलब? निशा अर्नव की तरफ ही देखते हुए कहती है, और क्या तुमने नोटिस नहीं किया, ASP सर आजकल पुलिस स्टेशन में कम और हमारे कॉलेज में ज़्यादा रहते हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में वो यहाँ एडमिशन भी ले लेंगे। ये कहते हुए निशा हंसने लगती है। विवेक निशा को घूरकर देखता है। विवेक के इस तरह देखने से निशा अपनी हंसी रोक लेती है और विवेक की नज़रों से बचते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। विवेक बिना कुछ कहे सुहानी और अर्नव की तरफ बढ़ जाता है। निशा भी उसके पीछे पीछे जाती है। विवेक और निशा वहां पहुंचकर अर्नव को विश करते हैं। फिर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी तू यहाँ क्या कर रही है? सुहानी थोड़ी असहज होकर कहती है, मैं बस क्लास की तरफ जा रही थी। और सुहानी जब ये कह रही थी तभी विवेक उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। विवेक चाहता था कि वो तीनों अर्नव से पद्मिनी के बारे में बात करें। सुहानी विवेक का इशारा समझ जाती है और अर्नव से कहती है, सर, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अर्नव उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ कहो, क्या बात है? सुहानी कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है वैसे ही क्लास की बेल बज जाती है। बेल की आवाज़ सुनकर सुहानी चुप हो जाती है और निशा और विवेक को देखने लगती है। अर्नव सिचुएशन को समझते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग अभी क्लास अटेंड कर लो। कल मुझसे 10 बजे पुलिस स्टेशन में आकर मिल लेना, वहाँ बात करते हैं। ये कहकर अर्नव अपने गॉगल्स पहनता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे गोपाल भी जाता है। निशा, विवेक और सुहानी अर्नव को जाते हुए देखते रहते हैं। उसे देखते हुए निशा संजीदगी से कहती है, यार, इस बात पर मैंने पहले गौर क्यों नहीं किया? सुहानी और विवेक उत्सुकता से कहते हैं, किस बात पर?
निशा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, यही कि एएसपी सर तो बहुत हैंडसम है। निशा का जवाब सुनते ही सुहानी और विवेक इरिटेट होकर वहां से क्लास की तरफ जाने लगते हैं। निशा भी उनके पीछे कहते हुए जाती है, यार तुम लोगों को वो साउथ मूवी के हीरो की तरह नहीं लगते क्या। इधर युवराज तेजी से अपने कार भगाते हुए अपने घर आता है। गाड़ी से निकलकर वो अपने घर के अंदर जाता है और फर्स्ट फ्लोर में अपने बेडरूम में चला जाता है। इस वक्त युवराज का मन बहुत बेचैन था। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपना ध्यान अपने एक थॉट से नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर बेचैनी से इधर उधर घूमने के बाद युवराज रेस्टिंग चेयर पर अपना सर टिकाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही युवराज के सामने वो सीन फिर से चलने लगता है जब पहली बार उसने अपने श्राप से मुक्त होने की कोशिश की थी। फ्लैशबैक। बात आज से 11 साल पहले की है, जब युवराज 15 साल का था। 11 साल की उम्र से युवराज उस साए के खौफ में जी रहा था। अब युवराज की हर सांस पर उस साए का हक था। पिछले कुछ सालों में युवराज के डैड मी यशवंत दीवान ने बिजनेस में बहुत तरक्की कर ली थी। उनके पास अब बंगला, गाड़ी, करोड़ों का बिजनेस सब कुछ था। लेकिन इन सब की कीमत युवराज सालों से चुका रहा था। युवराज के घर में इस समय युवराज के डैड यशवंत, उसकी मॉम सावित्री और उसकी केयरटेकर सुब्रा रहते थे, जिसे वो अपनी मां के बराबर ही मानता था। सुब्रा उस समय 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी युवराज का ध्यान रखने के लिए उसने छुट्टी नहीं ली थी। उनके साथ नौकरों का पूरा स्टाफ भी वहां रहता था। तब युवराज की मॉम बिल्कुल ठीक और हेल्थी थी, लेकिन खुश नहीं थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा अब उस साए के साथ जुड़ चुका था। पैसा, प्रॉपर्टी, इज्जत सब कुछ होने के बावजूद उस घर में हमेशा एक मायूसी छाई रहती थी। उस दिन युवराज का 15th बर्थडे था। रात के 11 बजे थे। दीवान विला में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी, जो बस कुछ देर पहले ही खत्म हुई थी। युवराज की केयर टेकर, जिसे युवराज सुब्रा मासी कहकर बुलाता था, दूध का एक ग्लास लेकर उसके कमरे में जाती है। 8 मंथ प्रेग्नेंट होने की वजह से उसका बेबी बम्प साफ दिख रहा था। सुब्रा जब युवराज के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि कमरे के अंदर अंधेरा था। सुब्रा को लगता है कि शायद युवराज कमरे में नहीं है। वो कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुब्रा बाहर जाने के लिए मुड़ती है, उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर शुभ्रा घबरा जाती है और फौरन कमरे की लाइट्स ऑन कर देती है। लाइट्स ऑन करने के बाद जब शुभ्रा कमरे की सभी तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती है तो उसे युवराज बेड की दूसरी तरफ जमीन पर बैठा हुआ दिखता है। वो अपने हाथ पैर को समेटकर घबराया हुआ कोने में बैठा था। युवराज अपने घुटने पर अपना सर रखकर रो रहा है। युवराज को देखते ही शुभ्रा दूध का ग्लास रखकर उसके पास जाती है और उसके पास जमीन पर ही बैठ जाती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे बैठने में परेशानी हो रही थी। शुभ्रा के वहां आते ही युवराज अपना सर ऊपर उठाता है और अपने आंसू पोंछने लगता है। उसकी ये हालत देखकर शुभ्रा बहुत दुखी हो जाती है। वो युवराज के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहती है, क्या वो फिर आई थी? युवराज नम आंखों से अपना सर हाँ में हिलाता है। वो सिसकते हुए कहता है, शुभ्रा मासी, वो मुझे मार क्यों नहीं देती? ऐसे डर डर के मैं नहीं जी सकता। युवराज की बात सुनकर शुभ्रा की भी आंखें भर आती है। वो रुंधे गले से कहती है, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। युवराज शुभ्रा से कहता है, वो बहुत डरावनी है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, वो कभी भी मेरे पास आ जाती है। ये कहते हुए युवराज के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी ये हालत देखकर शुभ्रा उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगती है। ठीक उसी समय युवराज के डैड यशवंत वहां आ जाते हैं। यशवंत को आते देख शुभ्रा वहां से उठ जाती है। यशवंत युवराज का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहते हैं, बेटा मेरे साथ चलो। युवराज डरते हुए यशवंत से कहता है, लेकिन डैड कहाँ? यशवंत कोई जवाब नहीं देते। वो बस युवराज को खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं और युवराज भी उसके पीछे जाने लगता है। शुभ्रा यशवंत को रोकना तो चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पाती क्योंकि यशवंत उसका मालिक था। वो ये सब देखते हुए वहीं खड़ी रह जाती है। यशवंत युवराज को अपनी कार से कहीं ले जा रहे थे। युवराज के बार बार पूछने पर भी यशवंत उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद यशवंत की कार उस पुराने रोड पर रुक जाती है। युवराज ये देखकर बहुत घबरा जाता है और यशवंत से वहां ना जाने की जिद करने लगता है। यशवंत युवराज की एक बात नहीं सुनते और कार से उतरकर युवराज को उस विशिंग वेल की तरफ ले जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद युवराज रुक जाता है। युवराज के रुकते ही यशवंत पीछे मुड़कर उसे देखते हैं। युवराज नम आंखों से यशवंत को देखकर रुंधे गले से कहता है, डैड मुझे उसके पास नहीं जाना है,
युवराज की ये हालत देखकर यशवंत की आंखें भी भर आती है। वो युवराज के पास जाते हैं और उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें उस साईं के पास नहीं ले जा रहा, बल्कि उसे आज़ाद कराने ले जा रहा हूँ। युवराज हैरानी से यशवंत को देखते हुए कहता है, डैड, क्या सच में मैं उससे आज़ाद हो सकता हूँ? यशवंत रुंधे गले से कहते हैं, हाँ मेरे बच्चे, मेरी एक गलती ने तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी है। मैं तुम्हें उस मनहूस साईं से आज़ाद करवा कर ही रहूंगा। युवराज यशवंत से पूछता है, लेकिन कैसे डैड? यशवंत जवाब देते हैं, बेटा, आज से 200 साल पहले एक अघोरी साधु ने उस साईं को कैद करके इस शहर को उससे बचाया था। आज उनके शिष्य के शिष्य यहाँ पर है। वो उस साईं को फिर से कैद करके तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं। ये सुनते ही युवराज के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो यशवंत को गले से लगा लेता है। यशवंत भी अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। कुछ देर बाद यशवंत युवराज को उस विशिंग वेल के पास ले जाते हैं। विशिंग वेल के पास पहुंचते ही युवराज देखता है कि वहां एक तांत्रिक था, जो जलते हुए हवन कुंड के सामने आंखें बंद करके ध्यानमग्न बैठा था। वो तांत्रिक और कोई नहीं भैरवनाथ था। यशवंत युवराज के साथ उस कुंड की दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के वहां पहुंचने पर भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। यशवंत भैरवनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बेटा, ये भैरवनाथ हैं। ये एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं। यही तुम्हें उस साईं से आज़ाद करा सकते हैं। भैरवनाथ युवराज को देखते ही मुस्कुराने लगता है। वो हवन कुंड के दूसरे तरफ इशारा करते हुए युवराज से कहता है, यहाँ बैठो बच्चे। भैरवनाथ की बात सुनकर युवराज यशवंत की तरफ देखता है। यशवंत उसे वहां बैठने का इशारा करते हैं। अपने डैड का इशारा समझते हुए युवराज हवन कुंड के सामने बैठ जाता है। युवराज के वहां बैठते ही भैरवनाथ अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पूरा करते ही वो अपनी आंखें खोलकर कहता है, अद्भुत युवराज, तुम एक विशेष नक्षत्र में पैदा हुए हो, जिसके कारण तुम में कुछ विशेष गुण हैं। इसीलिए उस साईं ने तुम्हें चुना है। ये कहते हुए भैरवनाथ की आंखों में चमक थी। युवराज हकलाते हुए भैरवनाथ से कहता है, वो मुझसे क्या चाहती है? भैरवनाथ कहता है, वो तुम्हारे 27 वर्ष पूर्ण होते ही तुम्हारी बलि देना चाहती है। इससे उसे अपार शक्ति मिलेगी। वो तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करना चाहती है। भैरवनाथ की ये बात सुनते ही यशवंत और युवराज दोनों घबरा जाते हैं। युवराज हिम्मत करके बड़ी मासूमियत से कहता है, जब वो मुझे 27 साल पूरा होने के बाद मारना चाहती है, तो वो मुझे अभी क्यों परेशान कर रही है? भैरवनाथ हल्की हंसी के साथ कहता है, वो तुम्हें परेशान कर रही है क्योंकि उसने तंत्र विद्या से खुद को तुम्हारी आत्मा से जोड़ लिया है और इसीलिए तुम श्रापित हो चुके हो। ये सुनकर अब युवराज उदास हो जाता है। भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियां भी है जो मैं अभी देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उन शक्तियों का एहसास नहीं है। तुमने अभी इन्हें उपयोग करना नहीं सीखा है। युवराज घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरे पास कैसे शक्ति हो सकती है? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, बच्चे, तुम उस साईं से जुड़े हुए हो और इस वजह से उस साईं की उसकी कुछ शक्तियां तुम्हारे पास आ चुकी है। युवराज अगला सवाल करता है, लेकिन उसने मुझे खुद से जोड़कर क्यों रखा है? भैरवनाथ जवाब देता है, दूसरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए। 15 साल का युवराज भैरवनाथ से कहता है, लेकिन उस साईं ने मुझे खुद से जोड़कर क्यों रखा है? भैरवनाथ जवाब देता है, दूसरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये सुनकर युवराज हैरान रह जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, मेरी रक्षा के लिए? लेकिन क्यों? वो आत्मा तो मुझे मारना चाहती है ना? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, युवराज, वो आत्मा तुम्हारे 27 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारी बलि देना चाहती है, तभी उसे वो शक्तियां मिल पाएगी। लेकिन उस साईं के अलावा और भी लोग हैं जो तुमसे वही शक्तियां पाना चाहते हैं। इसलिए उस साईं ने तुम्हें खुद से जोड़ रखा है, जिससे ना तो कोई तुम्हें उससे अलग कर पाए और ना ही तुमसे वो शक्तियां हासिल कर पाए, और तुम अपने 27 वर्ष पूरे होते तक उसी के साथ रह सको। युवराज को अब सारी बातें समझ आ जाती है। वो भैरवनाथ को देखते हुए कहता है, तो आप मुझे उससे कैसे आज़ाद कराएंगे? भैरवनाथ चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहता है, बस देखते जाओ। भैरवनाथ अपनी नज़रें उठाकर यशवंत को देखता है, जो युवराज के पास ही खड़े थे। भैरवनाथ कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस साधना के समय यहाँ मेरे और युवराज के अलावा किसी को भी नहीं होना चाहिए। यशवंत अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से जाने लगता है। युवराज यशवंत को वहां से जाते देखकर घबरा जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं।
वो इस वक्त पूरी तरह से भैरवनाथ पर भरोसा करने का फैसला करता है, क्योंकि युवराज के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। यशवंत के वहां से जाते ही भैरवनाथ उठकर खड़ा हो जाता है। वो मंत्र पढ़ते हुए एक तरह के लाल पाउडर से युवराज और हवन कुंड के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देता है। भैरवनाथ खुद भी उस घेरे के अंदर आ जाता है। युवराज समझ जाता है कि ये एक तरह का रक्षा घेरा है। रक्षा घेरा बनाने के बाद भैरवनाथ अपनी आंखें बंद करके ऊंची आवाज में लगातार मंत्रों का जाप करने लगता है। उसकी आवाज उस घने, अंधेरे और सुनसान जंगल में गूंजने लगती है। युवराज उस वक्त हवन कुंड के दूसरी तरफ बैठकर भैरवनाथ को ही देख रहा था। कुछ ही देर में उसका ध्यान हवन कुंड के आसपास रखे सामान पर जाता है। वो देखता है कि वहां मिट्टी के 2 कलश, एक थाली में लाल सिंदूर, कुछ नारियल और हवन की दूसरी सामग्रियां रखी हुई थी। पता नहीं क्यों लेकिन युवराज को अब डर नहीं लग रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो अभी अभी भैरवनाथ ने उसे बताई थी। आधी रात हो चुकी थी। अभी भी जंगल में भैरवनाथ के मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में मंत्रों के अलावा वहां एक और भयानक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, बंद करो ये सब। इस आवाज के आते ही अचानक से वहां तेज आंधी चलने लगती है। उस आंधी से आसपास धूल के साथ साथ हवन की सामग्रियां भी उड़ने लगती है। हवन की आग भी अब बुझने लगी थी। वो आवाज सुनते ही युवराज की नजर अपने बाईं तरफ विशिंग वेल पर जाती है। विशिंग वेल उस हवन कुंड से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। युवराज देखता है कि उस विशिंग वेल के अंदर से धीरे धीरे वो काला साया बाहर निकल रहा है। उसे देखकर युवराज की रूह कांप जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस अंधेरे जंगल में उस हवन कुंड की रोशनी में वो साया और भी भयानक दिख रहा था। युवराज शॉक्ड होकर उसे देखता रह जाता है। भैरवनाथ अब भी आंखें बंद किए हुए उतने ही जोर से अपने मंत्रों का जाप करना जारी रखता है। वो साया तेजी से आगे बढ़ते हुए भैरवनाथ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस रक्षा घेरे से टकराकर पीछे चला जाता है। वो साया और भी भयानक आवाज में कहता है, बंद करो ये सब, वरना सब के सब मारे जाओगे। ये सुनकर भैरवनाथ अपनी आंखें खोलता है। वो सामने रखे मिट्टी के एक कलश को अपने हाथों से उठा लेता है और अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे मंत्रों का जाप करने लगता है। भैरवनाथ का मंत्र जाप शुरू होते ही उस साए से दर्द भरी चीख निकलने लगती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि युवराज तो क्या, उसे सुनकर भैरवनाथ भी एक बार कांप जाता है। भैरवनाथ अपना मंत्र जारी रखता है। अब पूरे जंगल में उस साए की चीखें गूंज रही थी। युवराज से ये सब सुना नहीं जा रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद वो साया काले धुएं में बदलकर भैरवनाथ की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब देखकर डर से युवराज के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो काला धुआं उस कलश के अंदर आ जाता है। भैरवनाथ फौरन उस कलश को लाल कपड़े से ढककर उस पर रक्षा सूत्र बांध देता है और जमीन पर रख देता है। जमीन पर रखते ही वो कलश हिलने लगता है, जैसे वो साया उस कलश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। युवराज और भी हैरानी के साथ उस कलश को देखने लगता है। कलश को जमीन पर रखने के बाद भैरवनाथ युवराज की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है, वो आत्मा अब कैद हो चुकी है। ये बात सुनकर खुशी से युवराज की आंखें चमकने लगती है। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वो भैरवनाथ से कहता है, तो क्या अब मैं आज़ाद हो गया हूँ? भैरवनाथ कहता है, अभी नहीं। युवराज के चेहरे पर फिर से मायूसी आ जाती है। युवराज की उदासी देखकर भैरवनाथ कहता है, तुम उदास मत हो। बस कुछ क्षण और फिर तुम इस साए से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। वो युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अपना दाहिना हाथ आगे करो। युवराज बिना कुछ सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। भैरवनाथ युवराज का हाथ पकड़ लेता है। युवराज के हाथ को छूते ही भैरवनाथ को कुछ अलग ही एहसास होता है। वो हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। वो युवराज को काफी देर तक एकटक देखता रहता है और कहीं खो जाता है। भैरवनाथ के इस तरह देखने से युवराज थोड़ा घबराने लगता है। वो भैरवनाथ से कहता है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? युवराज की आवाज सुनकर भैरवनाथ होश में आता है। होश में आते ही वो अपना सर झटकता है। इसके बाद भैरवनाथ युवराज की कलाई के नीचे एक दूसरा मिट्टी का कलश रख देता है। उस कलश में पानी था। भैरवनाथ अपने दूसरे हाथ में एक धारदार चाकू लेता है और युवराज की कलाई पर जहां वो निशान था, हल्के से चाकू चला देता है। युवराज की कलाई थोड़ी सी कट जाती है और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है। अगले ही पल युवराज खामोश हो जाता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ कर क्या रहा है। अब युवराज की कलाई से खून बहने लगा था। युवराज के खून की कुछ बूंदों को भैरवनाथ उस कलश में मंत्र पढ़ते हुए टपका देता है। युवराज अब अपना हाथ पीछे ले लेता है। भैरवनाथ उस कलश के ऊपर लाल कपड़ा रखकर उसे भी रक्षासूत्र से बांध देता है। इसके बाद भैरवनाथ वो कलश युवराज के हाथों में रख देता है और कहता है, इस कलश के द्रव को जंगल के उस पार नदी में बहा दो। इसे नदी में डालते ही तुम उस साए से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। भैरवनाथ की ये बात सुनते ही युवराज के चेहरे पर फिर से वही स्माइल आ जाती है। वो बिना कुछ कहे कलश पकड़कर उठ जाता है। युवराज नदी की तरफ जाने के लिए जैसे ही मुड़ने वाला होता है, भैरवनाथ उससे कहता है, याद रखना ये कलश नदी के तट पर ही जाकर खोलना और इसे अपने हाथों से गिरने मत देना। युवराज बिना कुछ कहे खुशी से हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से नदी की तरफ जाने के लिए पैदल ही निकल जाता है। आज युवराज बहुत खुश था। खुशी से उसकी आंखें नम हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज वो उस साए से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। वो नंगे पैर तेजी से जंगल के रास्ते नदी की तरफ जा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। युवराज को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो इतने अंधेरे में कैसे सब कुछ देख पा रहा है। वो अब तक अपनी शक्तियों से अनजान था। खुशी के मारे उसे अभी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। युवराज इसी तरह आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बड़े ही प्यार से कहती है, युवराज। वो आवाज़ सुनते ही युवराज धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। युवराज फिर से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में युवराज को बिल्कुल वैसी ही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। इस बार वो कुछ घबराहट के साथ पीछे मुड़ता है। फिर से उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। युवराज फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है। इस बार उसे एक बहुत भयानक चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है, युवराज। युवराज अगले ही पल पीछे मुड़ जाता है। वो जैसे ही मुड़ता है, वही साया तेजी उसके पास आकर वहां से गुजर जाता है। उस साए के छूते ही युवराज को एक जोर का धक्का लगता है। ये सब बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही हो जाता है। उस धक्के से युवराज 20 फीट दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में रखा कलश भी गिरकर टूट जाता है। कलश के टूटते ही युवराज के आज़ाद होने की उम्मीद भी टूट जाती है। उस साए को देखकर युवराज डर से कांप जाता है। अभी अभी तो उसने उसे कैद होते देखा था। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि वो साया आज़ाद कैसे हो गया। वो उठकर तेजी से भागते हुए भैरवनाथ के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद युवराज विशिंग वेल के पास के उस हवन कुंड तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि हवन कुंड के पास भैरवनाथ बेहोश पड़ा है और उसकी बाएं हाथ की कलाई उसके हाथ से अलग होकर खून से लथपथ पड़ी है। ये देखकर युवराज कांप जाता है। कुछ पलों में युवराज खुद को संभालते हुए अपनी नज़र भैरवनाथ से हटाता है तो उसकी नज़र हवन कुंड के दूसरी तरफ जाती है। वो देखता है कि वहां युवराज की माँ और उसकी केयरटेकर शुभ्रा खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। ये देखते ही युवराज के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो किसी मूर्ति की तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखता रह जाता है। कुछ ही देर पहले युवराज की जिन आंखों में चमक और आज़ाद होने की उम्मीद थी, उनमें सब सिर्फ आंसू रह गए थे। कुछ देर बाद युवराज एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर यशवंत के साथ बैठा था। अब युवराज की आंखों में आंसू नहीं थे, अब उसकी आंखें कठोर लग रही थी। यशवंत बार बार युवराज को देख रहे थे, लेकिन युवराज एक नज़र भी उन्हें नहीं देख रहा था। तभी एक डॉक्टर वहां आते हैं और यशवंत से कहते हैं, सॉरी मी दीवान, लेकिन आपकी वाइफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये सुनकर यशवंत और युवराज दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अगले ही पल एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर यशवंत से कहते हैं, पेशेंट अब ठीक है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। हम बच्चे को नहीं बचा पाए। ये लाइन युवराज के कानों में बार बार गूंजने लगती है। युवराज अभी भी चेयर पर अपना सर टिकाए हुए आंखें बंद करके बैठा था। उसकी बंद आंखों से ही आंसू की बूंदें बाहर आ रही थी। युवराज अब प्रेजेंट में आ गया था। तभी युवराज का मोबाइल बजने लगता है और युवराज अपने थॉट से बाहर आता है। उसे एहसास नहीं था कि उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिना अपने आंसू पोंछे अपना मोबाइल चेक करता है। उसे सुहानी ने कॉल किया था। युवराज एक गहरी सांस लेता है और कॉल आंसर करते हुए कहता है, हेलो। युवराज के हेलो कहते ही मोबाइल से सुहानी की आवाज़ आती है, युवराज सर, आप ठीक तो हैं ना? सुहानी की बात सुनकर युवराज चौंक जाता है। वो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन वो अपने फेक एटीट्यूड में कहता है, ऑफ कोर्स। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी चैन की सांस लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं।
युवराज उससे कहता है, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों पूछा। सुहानी फौरन कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप ठीक नहीं है, तो मैंने पूछने के लिए कॉल कर दिया। ये कहते ही सुहानी डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे एहसास होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। युवराज भी सुहानी की ये बात सुनकर चौंक जाता है। सच में वो इस वक्त बहुत बुरा महसूस कर रहा था। वो समझ नहीं पाता कि सुहानी का उसे इस तरह से कॉल करना बस एक इत्तेफाक था, या उसे सच में एहसास हुआ कि युवराज अभी ठीक नहीं है। दोनों फोन पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। एक दूसरे से कहने के लिए दोनों के पास ही कुछ नहीं था। अब उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सुहानी अपने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, सर वो मेरे कहने का मतलब था, आई मीन। सुहानी युवराज से कहना चाहती है कि उसे युवराज की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो कह नहीं पाती और मोबाइल अपने कान पर ही लगाए रह जाती है। सुहानी के बिना कुछ कहे युवराज ये बात समझ जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दोनों कुछ देर तक अपना मोबाइल कान से लगाकर बैठे रहते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुहानी कहती है, ओके देन, मैं फोन रखती हूँ, गुड नाइट। युवराज बस हम कहता है और दोनों कॉल कट कर देते हैं। सुहानी से बात करने के बाद युवराज अब कुछ बेटर फील कर रहा था। जो दर्द वो कुछ देर पहले महसूस कर रहा था वो अब कम हो गया था। सुहानी की नादानी पर उसे हंसी भी आ रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि सुहानी ने उसे गुड नाइट कहा था। ये याद करते ही युवराज अपने कमरे की दीवार पर लगी घड़ी को देखता है। युवराज ये देखकर हैरान रह जाता है कि अभी रात के 10 बज गए थे। उन पलों को याद करते हुए युवराज का पूरा दिन कैसे निकल गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक युवराज के मन में एक सवाल आ जाता है। ये वही सवाल है जो उसे सालों से परेशान कर रहा था कि उस रात युवराज के विशिंग वेल से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मॉम शुभ्रा और भैरवनाथ की ऐसी हालत हो गई थी। युवराज के मन में बार बार एक सवाल आ रहा था। ये वही सवाल था जो कई सालों से उसे परेशान कर रहा था कि उस रात युवराज के विशिंग वेल से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मॉम शुभ्रा और भैरवनाथ की वो हालत हो गई थी। युवराज अपनी खिड़की के पास खड़े होकर ये सोच ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। युवराज अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन। अगले ही पल हाथों में डिनर ट्रे लिए शुभ्रा रूम के अंदर आती है। अंदर आकर वो ट्रे को टेबल पर रखते हुए युवराज से कहती है, युवराज तुम कब से रूम के अंदर ही हो, चलो डिनर कर लो। युवराज अभी भी अपने उसी सोच में डूबा था। युवराज शुभ्रा की बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। शुभ्रा युवराज के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूब हो। शुभ्रा के कंधे पर हाथ रखते ही युवराज का ध्यान उसकी तरफ जाता है। युवराज कहता है, हाँ मासी, आपने कुछ कहा। शुभ्रा मुस्कुराकर कहती है, मैं तो तुम्हें डिनर करने के लिए कह रही थी, लेकिन लगता है तुम इस वक्त किसी और ही दुनिया में हो। युवराज कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट वर्क स्ट्रेस। शुभ्रा कहती है, कोई बात तो जरूर है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। युवराज कुछ संकोच के साथ कहता है, मासी, मैं कई सालों से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। युवराज ने आज तक शुभ्रा से उस रात के बारे में जिक्र नहीं किया था। वो जानता था कि वो रात शुभ्रा की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी, इसलिए युवराज उसके जख्मों को कुरेना नहीं चाहता था, लेकिन आज वो शुभ्रा से उस रात के बारे में पूछने का डिसीजन लेता है। युवराज हिम्मत करके शुभ्रा से कहता है, मासी, उस रात ऐसा क्या हुआ था कि आपकी और मॉम की वो हालत हो गई थी। युवराज का सवाल सुनते ही शुभ्रा के चेहरे से वो मुस्कुराहट चली जाती है जो कुछ पल पहले उसके चेहरे पर थी। उस रात के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती है। युवराज को भी शुभ्रा को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। कुछ देर खामोश रहने के बाद शुभ्रा कहती है, बेटा, उस रात क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। उस रात जब यशवंत सर तुमको लेकर गए थे, उसके कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई थी, और जब मेरी आंखें खुली मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और मेरा बच्चा। ये कहते हुए शुभ्रा नम आंखों के साथ खामोश रह जाती है। युवराज भी अपनी उदासी छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, सॉरी मासी कि मुझे आपसे ये सवाल करना पड़ा। शुभ्रा अपने चेहरे पर स्माइल लाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, कोई बात नहीं बच्चे, चलो मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है, तुम खा लेना। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है और शुभ्रा युवराज के रूम से बाहर चली जाती है। शुभ्रा के जाने के बाद युवराज खाने की तरफ देखते हुए कुछ सोचता है और अगले ही पल अपनी कार कीज उठाकर वहां से चला जाता है।
रात के 12 बजे थे। इस वक्त युवराज भैरवनाथ की गुफा के अंदर उसके सामने खड़ा था। भैरवनाथ युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। युवराज भैरवनाथ को ताना मारने के अंदाज में कहता है, तुम और कब तक इस बिल में रहने वाले हो? युवराज की ताने से भरी बातें हमेशा भैरवनाथ को गुस्सा दिला देती थी। वो गुस्से में कहता है, ये बिल नहीं है, ये गुफा मेरी साधना स्थल है। युवराज उसी अंदाज में कहता है, वैसे ये बुरा नहीं है, लेकिन बहुत दूर है। मुझे लगता है अब तुम्हें शहर में आ जाना चाहिए। अब वहाँ और भी लोग आने लगे हैं, उन्हें वेलकम करने के लिए शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। भैरवनाथ बौखलाहट के साथ कहता है, कौन आया है शहर में? युवराज भैरवनाथ से अपनी नज़र हटाकर कहता है, मैं नहीं जानता। युवराज ने भैरवनाथ से झूठ कहा था। वो अच्छे से जानता है कि शहर में कौन आया है और किस इरादे से आया है। भैरवनाथ आगे कहता है, तो क्या तुम मुझसे बस यही कहने आए थे? युवराज जवाब देता है, नहीं, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। भैरवनाथ कहता है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? युवराज भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहता है, उस रात तो तुमने उस साईं को कैद कर लिया था, तो फिर वो आज़ाद कैसे हो गया? और तुम्हारी बाईं हथेली किसने काटी थी? युवराज का सवाल सुनते ही भैरवनाथ की आंखों में मायूसी आ जाती है। वो युवराज से कहता है, इतने साल बाद तुम्हें ये क्यों जानना है? युवराज कहता है, सवाल पहले मैंने किया है, तो जवाब पहले तुम्हें देना होगा। भैरवनाथ उस रात को याद करते हुए कहता है, उस रात जब तुम उस कलश को लेकर नदी की तरफ जाने के लिए निकल गए थे, तब मैं वहीं बैठा था। मैं उस दूसरे कलश की सुरक्षा कर रहा था, जिसमें वो आत्मा कैद थी। जैसे जैसे समय निकल रहा था, वो कलश जोर जोर से हिलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी समय टूट जाएगा। युवराज बेसब्री से कहता है, तो क्या वो कलश टूट गया था? भैरवनाथ जवाब देता है, नहीं, वो कलश नहीं टूटा था। युवराज फिर से कहता है, तो फिर उस रात वो साया आज़ाद कैसे हुआ था? भैरवनाथ उस पल को याद करते हुए कहता है, जब वो कलश बहुत ज्यादा हिलने लगा, तो मैंने उसे अपने दाएं हाथ से उठाकर उस पर अपना बायां हाथ रख दिया था और उस आत्मा को रोकने के लिए मंत्र पढ़ने लगा था। मेरे मंत्र पढ़ते ही वो आत्मा शांत हो गई थी। सब वैसा ही हो रहा था जैसा मैं चाहता था। फिर पता नहीं कैसे, पर कुछ देर बाद अचानक से मेरे आसपास काला धुंध फैलने लगा। वो धुंध इतना घना हो गया था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज बड़े गौर से भैरवनाथ की बातें सुन रहा था। भैरवनाथ आगे कहता है, फिर अचानक से किसी ने मेरे बाएं हाथ पर एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया और मेरी हथेली मेरे हाथ से अलग हो गई। जैसे ही मेरा बायां हाथ उस कलश के ऊपर से हटा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो साया कलश से बाहर आ गया। अगले ही पल किसी ने उसी कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर वार कर दिया और मैं घायल होकर बेहोश हो गया। भैरवनाथ की बात सुनकर युवराज हैरान रह जाता है और कहता है, वो आत्मा तो कैद थी, तो फिर उस रात तुम पर किसने अटैक किया? भैरवनाथ भी सोचते हुए कहता है, यही बात मैं आज तक पता नहीं कर पाया। कोई तो है जो उस आत्मा की मदद कर रहा है, वरना उस रात वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती थी। युवराज भैरवनाथ से अगला सवाल करता है, और उस रात मेरी मॉम और शुभ्रा मासी वहां कैसे पहुंच गए और उन पर किसने अटैक किया था? भैरवनाथ कहता है, मैं ये भी नहीं जानता। जब तक मैं होश में था तब तक वो दोनों वहां नहीं थे। हो सकता है जिस इंसान ने मुझ पर हमला किया था वही उन दोनों को वहां लेकर आया हो और उसने ही उनकी वो हालत की हो। भैरवनाथ की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, लेकिन उसने मेरे परिवार पर क्यों अटैक किया? उन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? युवराज का सवाल सुनकर भैरवनाथ कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। कुछ सोचने के बाद भैरवनाथ अंदाजा लगाते हुए कहता है, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए एक चेतावनी थी कि तुम अगली बार उस आत्मा से आज़ाद होने की कोशिश ना करो। कुछ देर रुककर भैरवनाथ युवराज को शक की नज़रों से देखते हुए कहता है, तुमने दोबारा तो कोशिश नहीं की ना? युवराज पूरे कॉन्फिडेंस से भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं। भैरवनाथ युवराज के जवाब से कन्विंस नहीं होता। उसे अब भी युवराज पर शक था कि उसने और कोशिशें जरूर की होंगी। युवराज वहां से जाने लगता है। भैरवनाथ उसे रोकते हुए कहता है, उस लड़की की क्या खबर है? क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, सुहानी। क्या उसने तुम्हें बताया कि तुम उस आत्मा से कैसे आज़ाद हो सकते हो? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के भैरवनाथ से कहता है, उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है। उसे अब इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। हमें उसकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करना होगा। ये कहते ही युवराज गुफा से बाहर जाने लगता है। भैरवनाथ अपना अगला सवाल पूछने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज रुकता नहीं।
युवराज के वहां से ऐसे जाने से भैरवनाथ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। अगली सुबह सुहानी अपने हॉस्टल से फोन पर बात करते हुए बाहर निकल रही थी। फोन पर निशा सुहानी से कहती है, यार सुहानी, तू कहाँ है? हम दोनों कब से पुलिस स्टेशन के बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। तुझे याद नहीं है क्या कि आज 10 बजे हमें एएसपी सर से मिलना है? ये कहते ही सुहानी अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। उसे याद आता है कि उसे युवराज को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना था। सुहानी खुद को कोसते हुए अपने मन में कहती है, पापा ने कितनी बार समझाया था कि बेटा बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मजाल है मेरी जो मैं उनकी बात मान जाऊं। सुहानी की बात सुनकर युवराज को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसे सुहानी का अर्नव से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता था कि अर्नव सुहानी को कुछ अलग ही तरह से देखता है। ये बात युवराज को अच्छी नहीं लगती थी, शायद उसे जलन होती थी। युवराज सुहानी से कहता है, नहीं, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। सुहानी युवराज को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, क्यों सर, मैं क्यों नहीं जा सकती? सुहानी के इस सवाल से युवराज को एहसास होता है कि वो सुहानी पर हक जता रहा है, जिसका उसे कोई हक नहीं है। वो बहाना बनाते हुए कहता है, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, आपको मुझसे क्या काम है? युवराज को सुहानी से कोई काम नहीं था, वो बस उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। वो कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहानी कहती है, कहिए। युवराज सोचने लगता है कि वो सुहानी से क्या कहे। वो बिना कुछ सोचे थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सुहानी मुंह बनाकर कहती है, क्या? युवराज कहता है, क्या नहीं, क्यों? तुम पढ़ाई ध्यान क्यों नहीं दे रही और एग्जाम से पहले रोना शुरू कर दोगी? सेमेस्टर एग्जाम में कितने % आए तुम्हारे? सुहानी धीमी आवाज में कहती है, सर 97%। ये सुनते ही युवराज खामोश हो जाता है क्योंकि % बहुत ज्यादा थे। युवराज ने बिना जाने ही सुहानी की क्लास लगा दी थी। वो बात को संभालते हुए आगे कहता है, सिर्फ 97%, बाकी के 3% कहाँ गए? युवराज को पूरा एहसास था कि वो इस वक्त बकवास ही कर रहा है, लेकिन अभी उसे बस सुहानी को रोकना था। सुहानी उदास होकर कहती है, सर मैं अगली बार और मेहनत करूंगी। सुहानी की बात सुनकर युवराज बस अपना सर हिला देता है। फिर सुहानी कहती है, सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? युवराज कहता है, नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वो तुम्हारा रुमाल। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, सर मेरा रुमाल मतलब? युवराज सोचते सोचते कहता है, वो उस रात तुमने सिंघानिया मैंशन में मेरे हाथ में जो रुमाल बांधा था वो। सुहानी युवराज की आंखों में झांकते हुए कहती है, वो क्या? युवराज कहता है, वो मुझसे गुम हो गया है, तो मैं तुम्हें उसके बदले नया रुमाल दे दूंगा। ये कहकर युवराज चैन की सांस लेता है। युवराज की बात सुनकर सुहानी के पास भी उसे मना करने का ऑप्शन नहीं बचता। वो युवराज से कहती है, हाँ सर, मुझे भी डॉक्टर से मिलना है। जब से मैंने वो नया मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है, तब से मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आती। रोज सपने में कुछ अजीब और भयानक चीजें दिखाई देती है। कैसी चीजें? युवराज क्यूरियस होकर कहता है। सुहानी जवाब देती है, एक अंधेरी गुफा, एक बूढ़े घुड़ी और अस्थियों से भरा 3 कलश। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज उसे देखता रह जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए परछाई लव स्टोरी का अगला एपिसोड सुने।